हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रिपरेशन सीरीज़ की थर्ड वीडियो रहेगी। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसमें मैंने फार्मास्यूटिक्स के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। एंड इस वीडियो में मैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक्स टू इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे थे बेसिक से एडवांस तक। इसमें मैंने सिर्फ 65 इनिशियल 65 क्वेश्चंस ही कंसीडर किए हैं। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रिमेनिंग 50 टू 60 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कस कर लेंगे। एंड इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ जो है वो गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं तो इसमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें बिजनेस, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग, चैनल्स। ये डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल्स फॉर अ फर्म। इसमें से हमें ये डिफरेंट फैक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ से हमें फैक्टर बताने हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है जिसे हम कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर जो कि किसी भी फर्म को स्मूथली रन करने के लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा। इसमें जो ऑप्शन सी है दैट इज़ थ्रेट्स, कि अगर किसी फर्म को रन करने के लिए थ्रेट्स मिलेंगे तो वो एक अच्छा फैक्टर नहीं है, वो नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर है या कौन सा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का जो कि चेंज हुआ है बिजनेस एंड इंडस्ट्री के ऊपर। डिमांडिंग कस्टमर, तो ये एक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री के ऊपर चेंज हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। इसमें से कौन सी आइटम जो है वो बिजनेस रिस्क जो है वो कॉज नहीं करेगी। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगी उसमें हमें काफ़ी बिजनेस रिस्क हो सकता है। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो एक आइटम जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे जो कि बिजनेस रिस्क को कॉज करेगी। एंड राइट्स एंड चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये डेफिनेटली बिजनेस रिस्क जो है वो कॉज करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिजनेस व्हाई इज इट असेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट बनाना क्यों ज़रूरी होता है। बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के डिफरेंट रीज़न होते हैं क्यों हमें प्रॉफिट बनाना है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर, कि लाइक हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है। अगर हम उस बिज़नेस में प्रॉफिट ही नहीं बनाएंगे तो उस इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगा अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर। ये एक असेंशियल फैक्टर है प्रॉफिट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, कि अगर हम कोई भी बिज़नेस है उसको प्रॉफिटेबल बना रहे हैं तो हमें इन फ्यूचर अगर ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ी तो उस फंड को लाने के लिए मीन्स कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इजीली हमें फ़ंड दे देगा, एज़ हमारा जो बिज़नेस है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेगा तो इजीली कोई भी जो इन्वेस्टर है वो फ़ंड दे देगा। देन थर्ड ऑप्शन है, इट इंक्रीजेज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होगी तो रेपुटेशन भी उतनी ही अच्छी रहेगी कंपनी की। ये तीनों फैक्टर जो हैं वो असेंशियल हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, मीन्स इम्पॉर्टेंट हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? डिकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर। सो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक मैसेज आया, मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद डिकोड किया। सो जो मैसेज हमारे तक पहुंचेगा वो किसी चैनल के थ्रू पहुंचेगा एंड कोई उस मैसेज को रिसीव करेगा। सो कम्युनिकेशन नहीं आएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो भी सेंडर है एंड रिसीवर है उसके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन एक पार्ट नहीं है। तो कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू हो रही है एंड कोई भी पर्टिकुलर मैसेज है उसको कोड किया जा रहा है एंड जो रिसीवर है वो उस मैसेज को डीकोड करेगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स लाइक मैंने किसी को अगर मैसेज कन्वे करना है तो आइदर मैं पेपर पे लिखूंगा या कोई मैं अल्फ़ाबेट्स यूज़ करूंगा या फिर मैं सिंबल्स यूज़ करूंगा। सो वो मैंने मैसेज एनकोड किया है कि मैंने अपना मैसेज बनाया है वो एनकोड किया, फिर मैंने उसको सेंड किया तो जो रिसीवर होगा उसके पास वो एनकोडेड मैसेज आएगा एंड उस एनकोडेड मैसेज को वो रिसीवर जो है वो डीकोड करेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि कोई भी बिजनेस है वो एक सिंगल पर्सन ने ऑन किया हुआ है, ठीक है, उसके मल्टीपल जो है पार्टनर्स नहीं है, सिंगल पर्सन जो है वो ऑनर है उस बिजनेस का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, सो इनमें से कौन सा एक सिंगल पर्सन ऑन करता है? मीन्स सिमिलर क्वेश्चन ही आ गया ये। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सिंगल पर्सन के द्वारा ऑन की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स से क्या मीनिंग होता है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, कि कितनी क्वांटिटी गुड्स की ऑफ़र की जा रही है सेल के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस में और एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम में। मीन्स बात करूँ तो जैसे एक महीने में हम कितनी सेल जो है वो या कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स मीन्स कितना सामान जो है वो सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सो वो आ जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? सो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंबाइन रहते हैं तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, तो जीएनपी से क्या मतलब होता है? सो जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मीन्स जैसे अगर कंट्री विद इन द कंट्री कितने जो वैल्यू जो है वो बन रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। मीन्स कोई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, गुड्स बन रही हैं, उसका रॉ मटेरियल, वो सारी चीज़ें। एंड सर्विसेज मीन्स कोई पर्सन उस चीज़ को काम कर रहा है तो उसको भी उसकी पेमेंट दी जा रही है, तो वो सारी सर्विसेज जो भी विद इन द कंट्री हो रही हैं कंट्री के लिए, एज वेल एज जो इंडिया के, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोग हैं वो बाहर दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी कंपनी में मीन्स बाहर वाली कंट्री में काम कर रहे हैं एंड बाहर से जो इनकम उनकी जनरेट हो रही है वो इंडिया में ला रहे हैं, तो वो सारी इनकम जो है वो जीएनपी में कंसीडर की जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। तो इसमें से कौन सी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी फेस करती है। सो स्कारसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी जो है वो फेस करती है, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसमें से कौन सा एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है। सो इसमें प्राइस फ्लोर जो है ऑप्शन बी, सो ये एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कौन स्टार्ट कर सकता है। सो एनी वन पर्सन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही होता है कि बिजनेस जो सिंगल पर्सन ऑन कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप पे जितने भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ अ लिमिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप की इनमें से किस एबिलिटी पे लिमिट होती है। सो मैनेजेरियल लिमिट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर। सो किस टाइप के बिजनेस के लिए या किस टाइप की कंसर्न के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है। सो अगर कोई स्मॉल स्केल कंसर्न है, मीन्स स्मॉल स्केल कंसर्न है, मीन्स स्मॉल शॉप्स हैं या छोटे एरिए पे कुछ बिजनेस किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो काफ़ी सूटेबल रहती है, क्योंकि सिंगल ओनर से काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की लाइफ कितनी होती है। सो ये अनस्टेबल होती है, क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेस है, मीन सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली स्मॉल बिजनेस ही है। एंड उसमें बेसिकली डिपेंड करेगा कस्टमर पे, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेट रेंज के ऊपर आपकी सेल होगी या आपका बिजनेस एक डेफिनेट रेंज पे ग्रो करेगा, तो वो अनस्टेबिलिटी आती रहेगी। डिफरेंट लाइक अगर कंडीशन की बात करें, डिफरेंट अगर फेस्टिवल की बात करें, अगर हम कुछ किसी पर्टिकुलर ऐसी शॉप ओपन करते हैं स्मॉल प्रोप्राइटरशिप पे, सो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है वो इसकी रहेगी। सो ये एक बेसिकली लाइफ जो है वो अनस्टेबल रहती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज़ नो नीड टू शेयर प्रॉफिट। तो किस टाइप के बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर करना ज़रूरी नहीं होता है। सो सेम आंसर सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिंगल ओनर है तो जो भी कमाई होगी वो उसी के पास जाएगी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज़ फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाय। तो एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न जो है वो रेगुलेशन से फ्री होती है बाय, मीन्स किस लॉ के अकॉर्डिंग। सो ये होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न फॉर द एंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म होने के रीज़न क्या हो सकते हैं। सो इसमें इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी, डेथ, ये तीनों ही जो है वो रीज़न हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के एंड होने के। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो किस टाइप का एग्रीमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। सो इसमें रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज़ आर। तो पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस दो लोग कर रहे हैं या तीन लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं।
तो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, इक्वली अगर वो करेंगे तो उनकी लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड रहेंगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? तो पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? सो पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है? सो ईज ऑफ फॉर्मेशन, सो ये एक फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, ऊपर ही हमने डिस्कस किया, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। लिमिटेड लाइफ होती है एंड म्यूचुअल एजेंसी होती है। सो नॉट अ फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इसमें होती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पार्टनरशिप वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज़? तो किस टाइप के पार्टनरशिप में एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी लेकिन दूसरे पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होंगी? सो इसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, नाम से ही कुछ क्लैरिफिकेशन हो रही है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी लेकिन दूसरे की जो है वो लिमिटेड ही लाइबिलिटीज़ रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? तो किस टाइप के पार्टनरशिप में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के टर्म्स में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है? सो इसमें पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर हैज़ डैश? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर के पास क्या होता है? सो इसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर बाय एस्टोपेल्स इज? तो एस्टोपेल्स से जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो पार्टनर्स बाय एस्टोपेल्स इज बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न बाय? जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट 1956। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको कंपनी एक्ट भी याद रखना है एंड इसका ईयर भी, सो जो कि 1956 में है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज डैश? पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कहा जाता है? तो पार्टनरशिप बिजनेस को कहा जाता है एक फर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन पार्टनरशिप बिजनेसेस? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में कितने हो सकते हैं? सो इसमें अराउंड 20 पर्सन्स जो हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल पार्टनर इज? सो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? सो नॉमिनल पार्टनर मींस जिसका इन्वेस्टमेंट में कोई शेयर नहीं होता है एंड प्रॉफिट लॉस में कोई शेयर नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कवर्ड अंडर? सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कवर किया जाता है, किसके अंडर कवर किया जाता है? तो इसे कवर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज? तो सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है बिजनेस ओनरशिप की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्रोप्राइटरशिप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स सिंगल ओनर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें बिजनेस को डिफाइन किया गया है कि बिजनेस
एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं या वेल्थ को एक्वायर करते हैं बाय जो भी सामान है, सामान मीन्स गुड्स को खरीद के या बेच के वेल्थ जो है वो एक्वायर की जाती है बिजनेस में। सो ये डेफिनेशन किसने दी थी? सो ये डेफिनेशन दी गई थी लुइस एच हेने ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो इसमें से जो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड ग्लोबल, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी परस्यूड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज behalf the activity is conducted is called as। सो एक फॉर्म है एक्टिविटी की, फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो कि परस्यू की जाती है प्राइमरली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हुज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड। सो ये इसे कहा जाता है बिजनेस। सो ये भी बिजनेस की डेफिनेशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसेस इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द बेसिक बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज। सो प्रोसेसेस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक बिजनेस में, उन्हें कहा जाता है कोर बिजनेस प्रोसेसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में किस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं? सो इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। नाम से ही ये काफ़ी क्लियर हो रहा है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय असेंबलिंग वेरियस फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। सो अगर हम फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, सो उसे कहा जाता है असेंबली लाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द स्पोर्ट्स सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज। सो किस बिजनेस में स्पोर्ट्स सर्विस एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया जाता है? सो इन्हें टर्शरी इंडस्ट्री में कैटेगराइज किया जाता है। टर्शरी इंडस्ट्री में आती हैं स्पोर्ट्स सर्विसेज एक्टिविटीज़। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट, पेंट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक के। सिंथेटिक होते हैं, सीमेंट सिंथेटिक होता है, पेंट सिंथेटिक होता है, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक सिंथेटिक मीन्स मैन मेड होते हैं ये सारे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर नॉलेज इंडस्ट्रीज विच कंसंट्रेट ऑन द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। सो क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी नॉलेज इंडस्ट्रीज़ जिन्हें कंसंट्रेट किया जाता है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर, उनके डिज़ाइन के ऊपर एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो बेस्ट होगी जो कि फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करेगी? सो फर्स्ट है इट इज़ अ स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ठीक है, हम इसमें स्टडी करते हैं डोजेज फॉर्म डिज़ाइन की इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। डिफरेंट डोजेज फॉर्म कौन सी हैं उसकी भी स्टडी करते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करते हैं।
देन नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इफेक्ट दैट ड्रग हैव ऑन बॉडी। सो इसमें इफेक्ट की स्टडी फार्मास्यूटिक्स में पर्टिकुलरली मीन्स ओवरऑल तो नहीं करते, इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है जिसमें हम उसका इफ़ेक्ट देखते हैं बॉडी के ऊपर, वो अदर ब्रांचेज आ जाती हैं, उसमें हम मोस्टली देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट दैट द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग्स। मीन्स जो ऑप्शन बी है वो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स उसे कंसीडर किया जाता है, एंड ऑप्शन सी दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स हमारी बॉडी ड्रग के ऊपर कैसा काम करेगी। देन ऑप्शन डी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स कैन बी केमिकली सिंथेसाइज। ये तो केमिस्ट्री का सिंपल सा डेफिनेशन है कि कैसे केमिकल्स को सिंथेसाइज किया जाता है ड्रग्स को। सो इसमें जो बेस्ट डेफिनेशन है फार्मास्यूटिक्स की वो है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA स्टैंड्स फॉर। सो MHRA की फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो फुल फॉर्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो MHRA की फुल फॉर्म होती है मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। सो ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC फॉर्मुलेशंस इज अनदर नेम फॉर। सो OTC मीन्स ओवर द काउंटर। सो ओवर द काउंटर फॉर्मुलेशंस, ओवर द काउंटर इसमें ऑप्शन सी दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो इसमें कॉमर्स की डेफिनेशन दी गई है कि कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है गुड्स के एक्सचेंज के लिए, एंड वो गुड्स किस में एक्सचेंज की जाएंगी, बिटवीन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, वो होता है हमारा कॉमर्स। सो ये डेफिनेशन दी गई थी जेम्स स्टीफेंसन के द्वारा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स फॉर रीसेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इन लिमिटेड क्वांटिटीज इज नोन एज। सो गुड्स को बाय करना, गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड होलसेलर्स फॉर रीसेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इन लिमिटेड क्वांटिटीज इज नोन एज। तो इसे क्या कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या होलसेलर्स हैं वो गुड्स को बनाएंगे, मीन्स होलसेलर के पास देंगे, एंड होलसेलर जो है वो उसको अल्टीमेट कस्टमर तक देगा, मीन्स वो रिटेलर को देगा, एंड रिटेलर जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर को देगा। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो ये प्रोसेस होता है रिटेल ट्रेड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स प्रोड्यूसर ने कोई मेडिसिन बनाई, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन की प्रोडक्शन की, देन प्रोडक्शन के बाद होलसेलर के पास वो चीज़ बल्क में गई, एंड होलसेलर ने आगे 50 रिटेल शॉप में वो मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी, ताकि वो 50 मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो उनको फर्दर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फॉरेन मार्केट सो एज टू एक्सपोर्ट इट फर्दर टू अ डिफरेंट फॉरेन मार्केट इज नोन एज। मीन्स एक तो होता है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स किसी दूसरी जगह से अपने कंट्री में जो है वो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान को मंगवाना। एक होता है एक्सपोर्ट मीन्स अपनी कंट्री से सामान को दूसरी कंट्री में भेजना, एंड एक होता है एंट्री पोर्ट मीन्स जैसे कि अगर दो कंट्री के बीच में हमने सामान डिलीवर करना है, सो वो तो हो गया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन अगर दो कंट्री के बीच में एक तीसरी कंट्री भी आ रही है, मीन्स उसके वहाँ पे डिलीवर करे बगैर हम दूसरी कंट्री में उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो हमें पहले एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, जो तीसरी है वो हमारी मेन कंट्री है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट पहुँचाना है। सो यही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, एंड इस टाइप के ट्रेड को कहा जाता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज़ नैरोर देन बिजनेस। तो कॉमर्स का स्कोप जो है वो बिजनेस से नैरो होता है, मीन्स कम होता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज होती हैं ट्रेड के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। देन फॉरेन ट्रेड इज़ परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री। फॉरेन ट्रेड मीन्स, फॉरेन मीन्स दूसरी कंट्री में। सो दूसरी कंट्री का ट्रेड जो है वो सेम कंट्री में नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। देन फोर्थ स्टेटमेंट है ट्रेडर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो ट्रेडर्स हैं वो प्रोड्यूसर एंड कस्टमर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी तो फॉल्स है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। तो इसमें से हमें एक्टिविटी बतानी है जो ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है। सो बैंकिंग सपोर्ट्स द ट्रेड, वेयर हाउसिंग भी सपोर्ट करती है, इंश्योरेंस भी सपोर्ट करती है, माइनिंग ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है। सो ऑप्शन डी फॉर द 52nd क्वेश्चन इज ऑप्शन डी माइनिंग। The next question है डैश इज अ सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन ग्लोबल बिजनेस। तो इसमें हमें सिस्टम बताना है कौन सा सिस्टम है इंटरफेरेंस या फिर इंटरवेंशन का गवर्नमेंट से ग्लोबल बिजनेस के लिए। सो ये सिस्टम है ट्रेड स्ट्रेटजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The next question है इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। सो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंक्वायरी है नेचर में एंड जो भी वेल्थ हो रही है नेशंस में उसके कॉजेज के लिए। सो बेसिकली इसमें भी यही पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो ये स्टेटमेंट दी गई है एडम स्मिथ ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज दैट। तो इसमें हमें कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो यहाँ से हम कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म, अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ से हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। सो इसमें जो कैपिटलिज्म है वो रिलाई करता है मार्केट के ऊपर टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, कोई भी हमने इकोनॉमिक डिसीजन बनाना है तो मार्केट के ऊपर कैपिटलिज्म जो है वो रिलाई करेगा एंड जो सोशलिज्म है वो उस सेंट्रल प्लानिंग को यूज़ करेगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन के 5 मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो 5 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जिसमें आपका लेबर आ जाता है, लैंड आ जाता है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 5 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज। तो इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सो इकोनॉमिक सिस्टम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एवरी एसोसिएशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिसी मैकेनिज्म थ्रू विच द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री मैनेज एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू एक्वायर द प्रोडक्ट विच दे डिज़ायर। सो हर एक एसोसिएशन, एस्टेब्लिशमेंट या फिर पॉलिसी मैकेनिज़्म है जिसकी हेल्प से जो सिटीजन्स हैं कंट्री के वो मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि
एक प्रोडक्ट को एक्वायर किया जा सके जिसकी लोगों को ज़रूरत है। सो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है डिफाइन किया जा सकता है इस डेफिनेशन से। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लार्जली ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट फॉर प्रॉफिट मोटिव। सो इसमें हमें टाइप ऑफ इकोनॉमी बतानी है, कौन सी एक ऐसी टाइप की इकोनॉमी है जिसमें जो प्रोडक्शन है वो लार्जली प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑन करते हैं एंड उसको कंट्रोल करते हैं एंड अपने प्रॉफिट के लिए उसको चलाते हैं। सो ये होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशन टू इंस्टीट्यूट द सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को इंस्टीट्यूट करने वाला पहला नेशन कौन सा है? सो पहला नेशन था रशिया। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि पहला नेशन सोशलिस्ट इकोनॉमी को इंस्टीट्यूट करने के लिए। सो रशिया इज़ द फर्स्ट नेशन टू इंस्टीट्यूट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। सो इसमें से किसे मेजर इकोनॉमिक सिस्टम कंसिडर नहीं किया जा सकता है? सो कैपिटलिज्म को कंसीडर किया जाता है एक मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। दोनों चीज़ें हमने देख ली कि कम्युनिज्म क्या होता है, स्पेशली सोशलिज्म क्या होता है। एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जो है वो कंसीडर नहीं है किया जाता है एज अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़। सो मैनेजमेंट क्या है, ऑलरेडी हमने ये देख लिया है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्ट एंड साइंस, किसकी आर्ट एंड साइंस है? डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करना, मीन्स प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, या कोई भी चीज़ न्यू एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं या रॉ मटेरियल्स आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना वो एक आर्ट है एंड एक साइंस है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज अकॉर्डिंग टू। सो मैनेजमेंट, ये स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज, कि मैनेजमेंट वो है जो कि एक मैनेजर करता है। सो ये डेफिनेशन दी गई है लुइस एलन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म द मैनेजेरियल फंक्शन। सो किस ऑर्डर में जो मैनेजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं मैनेजेरियल फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस को टिपिकली परफॉर्म किया जाता है मैनेजर के द्वारा। सो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आती है आपकी प्लानिंग, देन प्लानिंग के बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लानिंग सबसे पहले ऑप्शन सी एंड डी में आ गई, ऑर्गेनाइजिंग सी एंड डी में। देन आता है आपका लीडिंग एंड देन आता है कंट्रोलिंग। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। सो ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो ऑपरेट करता है? सो टॉप लेवल पे जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है वो सबसे ऊपर वाले लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ हु सेड मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपल पर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस, मैनेजेस अ मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। सो ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी भी है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपल पर्पस ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कि बिजनेस को मैनेज करती है, मैनेजर को मैनेज करती है, वर्कर्स को मैनेज करती है एंड काम वर्क को भी मैनेज करती है। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी
पीटर ड्रुकर ने। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के एंड जो प्रीवियस 2 वीडियोस आई हैं उन सभी के जो पीडीएफ है वो आपको आज रात को 9 बजे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।